Hello everyone, my name is ज्योति श्रीवास्तव and I am a CA final student. आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इस चैप्टर का सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है। ये चार्जिंग सेक्शन आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बताती है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो इस हेड यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्लॉज के साथ जो कि है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन, एनी इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन by way of profit and gains of business or profession carried on by him at any time during the previous year। कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन कैरी कर रहा है प्रीवियस ईयर में और उससे कोई इनकम अराइज होता है उनको, तो वो सारी इनकम जो है इस हेड में टैक्सेबल होगा। ये बताता है हमारा पहला क्लॉज। और दूसरा जो है एनी कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इट्स बिजनेस। यानी कि कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तो उस टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन की वजह से आपको कोई कंपेंसेशन या फिर अदर पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो वो कंपेंसेशन और अदर पेमेंट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। व्हाट डिड आई से फ्रेंड्स? कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन होता है और उस टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन की वजह से आपको कॉम्पेंसेशन या फिर कोई अदर पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। अब थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस। तो जो इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस है आपके पास, अगर आप उसे बेच देते हो और उसके वजह से अगर आपका कोई प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट भी इस हेड में टैक्सेबल होगा। और उसके बाद का जो पॉइंट है कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी रिपेड और रिपेएबल एज ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस बाय whatever name called received or receivable by any person against export under any scheme of government of India, then this will be taxable under this head। और नेक्स्ट जो है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और एनी ड्यूटी ड्रॉबैक अगेंस्ट एक्सपोर्ट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। और उसके बाद का पॉइंट जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी और डीएफआरसी। डीईपीबी ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और डीएफआरसी ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। पहले स्कीम होता था डीईपीबी डीएफआरसी, अगर आप उसको बेच देते हो और उससे आपको कोई भी प्रॉफिट मिलता है, कोई भी प्रॉफिट अराइज होती है, तो दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। सो शुरू करते हैं। मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपको कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट अराइज हो रहा है कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से, तो दैट विल बी ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दिस हेड। और नेक्स्ट पॉइंट है sum due to or received by a partner of a firm, any interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called due to or received by a partner of a firm from such firm will be deemed to be a income from business। यानी कि कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन मिल रहा है, किसको? पार्टनर को। किससे? फॉर्म से। कोई भी फॉर्म से किसी भी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन मिल रहा है, देन these all will be taxable under the same head, that is profit and gain from business or profession। So what's our next topic? The next point is any sum received or receivable in cash or kind for not carrying out any activity in relation to any business or profession or not sharing any know-how, patent, copyright, trademark etc। किसी को भी अगर कुछ मिल रहा है, कुछ सम रिसीव हो रहा है, किससे? किस कारण से? कि कोई भी आप बिजनेस नहीं शुरू करोगे,
कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस आप नहीं शुरू करोगे। तो इसके लिए अगर किसी को कोई भी सॉम रिसीव हो रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा इस हेड पे। अगर आपको पैसे मिलते हैं, कोई भी आप नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क किसी की आप शेयर नहीं करोगे किसी और से, उसके लिए भी अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है तो वो भी जो है इस हेड पे टैक्सेबल होगा। सपोज मेरा कोई बिजनेस है कपड़े का, वो बहुत अच्छे से चल रहा है, अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ कि भाई आप ये स्टार्ट नहीं करोगे कपड़े के बिजनेस यहाँ पर कहीं, तो वो जो अमाउंट मैंने दिया है फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो सम भी इस हेड में टैक्सेबल होगा। या फिर किसी बिजनेस का नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये सब ना शेयर करने के लिए किसी को अगर कुछ अमाउंट मिलता है, देन दैट वुड आल्सो बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी मैच्योरिटी सम एम्प्लॉयर को अगर मिलता है under a key man insurance policy, then this will be also taxable under this head. अगर एम्प्लॉय को मिलता है मैच्योरिटी सम, then this will be taxable under the head salary. अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ना हुआ तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और हाँ, हम प्रीमियम देते हैं, जो प्रीमियम पे करते हैं इसका, तो उसको हमें सेक्शन 37 के अंडर डिडक्शन मिल जाएगी। तो क्या बोला, कोई भी मैच्योरिटी सम अगर एम्प्लॉयर को मिलता है अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो टैक्सेबल होगा इसी हेड पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एफएमबी ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट्स। कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है उसे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एज एन इट्स कन्वर्जन डेट उसका जो स्टॉक इन ट्रेड का फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो भी इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, कोई भी अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, अगर आप उसे कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो तो उसका जो कन्वर्जन डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज sum received on account of capital assets referred under section 35 AD. Any sum received or receivable in cash or in kind on account of any capital assets in respect of which whole of the expenditure on such capital assets has been allowed as a deduction under section 35 AD, being demolished, destroyed, discarded और ट्रांसफर्ड। सेक्शन 35 AD हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या है सेक्शन 35 AD। और कोई भी मतलब सेक्शन 35 AD में 100% डिडक्शन मिलता है, ये हम बाद में जानेंगे कि क्या है सेक्शन 35 AD। बस अभी के लिए इतना कि उसमें हमें 100% डिडक्शन अलाउड होगा। तो ऐसी कोई अगर आपके पास कैपिटल एसेट्स है और उसको आप डिमोलिस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रॉयड कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसकी वजह से अगर आपको कोई सम रिसीव होता है तो वो भी जो है हमारा टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। यानी कि जिसमें मतलब 35 AD का जो आपका कैपिटल एसेट्स है, जिसमें आपने पूरा एक्सपेंडिचर क्लेम कर रखा है, पूरा डिडक्शन ले रखा है, अगर उसको आप ट्रांसफर करते हो, डिस्क्वायड करते हो, डिस्ट्रॉयड करते हो, डिस्कार्ड करते हो या डिमोलिश करते हो और उसके वजह से अगर आपको कुछ सम रिसीव होता है तो वो भी होगा टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। सो यहाँ हमारा सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है PGBP हेड का वो यहाँ खत्म होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस रहेगा, स्पेकुलेशन बिजनेस रहेगा। उसमें हम जानेंगे क्या क्या स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस होती है, क्या चीज होती है और कौन नॉन स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस होता है। ऐसे ही हम आगे स्टडी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।